मैं मोहम्मद जावेद खंडेलवाल कॉलेज बरेली में शिक्षा विभाग में सहायक प्रवक्ता हूँ। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक डेलिक्वेंसी या हिंदी में जिसको बाल अपराध कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाल अपराध या अपराध क्या चाहिए? अपराध कहते हैं कि वो है, उसने माना मनोवैज्ञानिकों ने कि हमारे जो संवेगात्मक द्वंद्व है, मतलब हमारे दिमाग में जो एक द्वंद्व चलता है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, उसको उसकी पूर्ति को करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए हम अपराध कर बैठते हैं। इसके पीछे बताते हैं जो अपराध हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे सामाजिक अपराध होते हैं। समाज में भी इसमें कुछ कारण बतलाए हैं, जैसे कि आज के टाइम पर देखें तो कुछ धार्मिक कुछ संस्थाएं हैं जो कट्टरपंथी हैं, उसमें कुछ उग्र संगठन बना लेते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों को अपने संगठन में शामिल करते हैं और समाज के लिए वो भड़काते हैं। कुछ हमारी मतलब सामाजिक बहिष्कार भी है, बेकारी, बेरोजगारी और इसके अलावा बीमारी, बहुत सारी और परेशानियां, समस्याएं जिसके कारण अपराध होते हैं। अब बाल अपराध की हम बात करें तो बाल अपराध को इंग्लिश में, अंग्रेजी में डेलिक्वेंसी बोला गया है। इसका मतलब है रास्ते से भटक जाना या गिर जाना, रास्ते से भटक जाना या गिर जाना, डेलिक्वेंसी बाल अपराध। इसकी परिभाषा दी है बाल अपराध की हीले ने। हीले के अनुसार, हीले ने बताया कि बाल अपराध क्या है। उन्होंने अपने शब्दों में वह बालक जो व्यवहार में सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है, बाल अपराधी कहलाता है। देखो, हीली भी कोई बात बोल रहा है कि वह बालक जो व्यवहार में सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है। समाज जो चाह रहा है कि किस तरीके से हमारी जो पर्सनालिटी है उसका जो डेवलप होता है, हम किस तरीके से हमारा जो सोशलाइजेशन होता है, उससे अगर भटक रहा है तो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। इसी को लेकर हमारे भारतीय समाजशास्त्री हुए डॉक्टर सेतना ने इसकी परिभाषा अपने शब्दों में दी। उन्होंने कहा कि बाल अपराधी वह है जो स्कूल में कक्षाएं छोड़कर चला जाता है, धूम्रपान करता है, छोटा मोटा जुआ खेलता है और आवारागर्दी करता है। तो हमारे भारत के जो समाजशास्त्री हैं डॉक्टर सेतना, उन्होंने इतनी बात बोली है कि मतलब कुछ छोटा से छोटा ऐसा कार्य है जो स्कूल की नजर में अव्यवहारिक है, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। जैसे कि कक्षाएं, अगर वो कक्षाएं क्लासों में क्लास लेता तो उसकी पूरी तरीके से उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती, चेंजेस आते। मगर ऐसा ना हुआ कि वो क्लास छोड़ के जाने लगा तो वो बाल अपराधी की श्रेणी में आएगा। या जैसे कि वो ऐसा हुआ कि उसी स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे थे जो असामाजिक परिवार से थे, मतलब उनके बच्चों के घर का माहौल ऐसा था कि उनके माता पिता या उनके पिता या उनके भाई कहीं छोटा मोटा जुआ खेलते थे या बड़ा जुआ खेलते थे, और वो बच्चे भी, उनको भी वैसी संगत आ गई थी अपने माता पिता या पेरेंट्स को देखकर। वो बच्चा जो एक घर से बिल्कुल ठीक आया था स्कूल में, उनकी संगत में पड़ा, वो भी छोटा मोटा जुआ खेलने लगा, छोटी छोटी चोरियां करनी शुरू कर दी आपस में। जैसे स्कूल में बच्चों ने एक दूसरे की चोरियां शुरू कर दी। ये सारे उन्होंने सेतना ने बताया बाल अपराध की श्रेणी में आते। अब इसके बाद हम बात करेंगे बाल अपराध के कारण। बाल अपराध के कारण, जैसा ही मैंने बतलाया था कि बाल अपराध का कोई एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण अपराध की हम शुरुआत करते हैं। वैसे अगर थोड़ा सा हम और इसको देखें इसके कारण का, तो इसको अगर थोड़ा सा और हम पीछे जाएं, मतलब अगर हम इसका एंशिएंट पीरियड में जाएं हम, तो इसमें सबसे पहले इटली का जो मनोचिकित्सक था लम्बरासो, उसने बतलाया था कि जो अपराधी होता है वो जन्मजात होता है, मतलब जन्म से ही वो अपराधी होता है, जैसे जन्म लेता है उसका अपराध शुरू हो जाता है। उसने उस वक्त इसको प्रूव करने की कोशिश करी थी और दुनिया को दिखाया था। वो जेलों में गया था इटली की, और 500 ऐसे जो कैदी वहां पर थे उनकी खोपड़ियों का उसने वहां पर मतलब लैब में, प्रयोगशाला में प्रयोग करके उसको टेस्ट करा था, चेक करा था।
और ये पाया था उसने कि वो मतलब जन्म से ही अपराधी थे। काफी टाइम तक ये धारणा बनी रही कि जो अपराधी होते हैं वो जन्मजात होते हैं, मगर उसके बाद काफी समय के बाद में पूरी दुनिया में इसको मान्यता मिल चुकी थी। फिर एक सदरलैंड नाम के समाजशास्त्री हुए, सदरलैंड ने उस पर रिसर्च करना शुरू करी कि जो लम्ब्रासो कहता है कि बात ये सही है, जो पूरी दुनिया इसको मानती है। सदरलैंड ने जब इसको मतलब इस पर रिसर्च करी, उन्होंने बहुत लंबे स्तर पर इस पर रिसर्च करी अपराध पे, तो उन्होंने ये पाया कि जो अपराधी होता है वो जन्मजात नहीं होता है, समाज के द्वारा बनाया जाता है। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे वो अपराधी बन जाता है। अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं, मतलब बाल अपराध के कारणों पर। ये हमने अपराध की बात करी थी, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसमें इसके कई कारण बताएं। सबसे पहला जो हम इसका कारण देखेंगे, वंशानुक्रम संबंधी कारण। वंशानुक्रम संबंधी कारण या हेरेडिटरी कॉजेज। इसमें इन्होंने बतलाया वंशानुक्रम संबंधी कारण। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक हुए, इस पर इन्होंने कुछ रिसर्च करी है, तो इन्होंने बतलाया कि कुछ मनोवैज्ञानिक कारण वंशानुक्रम संबंधी कारण होते हैं। उसमें एक डगडेल नाम के रिसर्चर हुए, डगडेल, इन्होंने इस पर एक रिसर्च करी है। और एक ड्यूक परिवार था, यहां पर इन्होंने इस परिवार पर मतलब एक रिसर्च करी थी और ये पाया था कि वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी ने ही उनको अपराधी बनाया था। तो इसने अपनी धारणा उस वक्त ही दी थी कि जो हमारा वंशानुक्रम है वो हमें अपराधी बनाता है, बच्चों को बाल अपराधी बनाता है। एक तो इसका कारण उन्होंने बताया कि वंशानुक्रम जो है वो उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जैसे उसके माता पिता अगर अपराधी थे तो उसके जो बच्चे पैदा हुए, इनका ये मानना था डगडेल का कि वो भी वैसी मतलब वंशानुक्रम हेरिडिटी लेके पैदा हुए, वो भी अपराधी होंगे। डगडेल का ऐसा मानना था। बट इसके बाद डगडेल के बाद और बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपने अपने तरीके से बताया कि खाली इसका कारण ये नहीं मान सकते हम कि वंशानुक्रम ही हो सकता है। बहुत सारे इसमें फिर विचारक आए, थिंकर आए, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दी। फिर इसके बाद में नंबर 2 इसका देखेंगे वातावरण संबंधी। नंबर 2 में इसका वातावरण संबंधी कारण। वातावरण संबंधी कारण जो हमारा एनवायरमेंटल कह रहे हैं कि जो कॉजेज है, इसमें इन्होंने ये बतलाया कि जो वातावरण है उसका हमारे या बच्चे को जो कह रहे हैं बाल अपराध करने के लिए या अपराधी बनने के लिए बहुत बड़ा इसका कारण होता है। जैसा बच्चे को वातावरण मिलता है उसी हिसाब से बच्चे की जो पर्सनालिटी है, उसका डेवलपमेंट है या उसका सोशलाइजेशन है, उसी हिसाब से होता है। जैसा उसको वातावरण मिलता है उसी हिसाब से उसका पर्सनालिटी डेवलप होती है और अच्छा बुरा दोनों तरह से हो सकता है। इसको उन्होंने कुछ भागों में बांटा है, इसके कुछ प्रकार बतलाए, इसको हम कुछ इस तरीके से समझेंगे। नंबर 1 पे जैसे इन्होंने बतलाया घर का वातावरण। घर का वातावरण होम एनवायरमेंट, घर का वातावरण। देखो घर के वातावरण में आप जानते हैं बहुत बड़ा मतलब इफेक्ट होता है बच्चे की उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, समाज में समाजीकरण उसका लाने के लिए। तो समाजीकरण प्रणाली मतलब एक सभ्य प्रणाली बन सके, घर वालों का उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर उसके घर वालों में हमेशा आपस में पूरे परिवार में किसी ना किसी बात को कलेश रहता है, माता पिता झगड़ते रहते हैं और
इसके अलावा घर में गाली गलौज दी जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि माता पिता अलग रह रहे हों या बच्चे की जो इच्छाएं हैं वो उन इच्छाओं को समय से पूरी ना कर पा रहे हो। गरीबी हो सकती है, भुखमरी हो सकती है, बच्चा स्कूल ना जाता हो, और भी बहुत सारी यहाँ पर मतलब ऐसे कारण हो सकते हैं घर के जो बच्चे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इस कारणवश कई बार बच्चा ये पाता है कि मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे घर वाले बेकार हैं, वो अपराध कर बैठता है। वो आसपास में ऐसे बच्चों में जाकर मिल जाता है जो छोटी मोटी चोरियां करते हैं, मतलब नशा करते हैं और स्कूल से भाग जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी वो कृत्य करते हैं जो कानून की नजर में पूरी तरीके से अपराधी होते हैं। तो कहने घर का जो एनवायरमेंट है उसके ऊपर पूरी तरीके से पड़ता है कि अगर बच्चा घर से अच्छा है, माता पिता ठीक ठाक है, क्लेश नहीं बने रहता है, तो बच्चा जल्दी अपराधी नहीं बनेगा। मगर ऐसे बच्चे जिनके माता पिता हमेशा झगड़ते रहते हैं, घर में कोई क्लेश बना रहता है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई और भी परेशानी वहां पर हो सकती है, जो पूरी तरीके से वो अपने दिमाग में बैठा रहता है और वो ऐसा कृत्य कर बैठता है जिस कारण वो बाल अपराधी बन जाता है। इसी का दूसरा कारण हम देखेंगे स्कूल का वातावरण। स्कूल का वातावरण स्कूल स्कूल एनवायरनमेंट। यहां हम देखेंगे स्कूल का वातावरण। देखो, जब बच्चा अपने घर से स्कूल जाना शुरू कर देता है तो वो बहुत ही उम्मीद, बहुत ही आशाओं के साथ उस स्कूल में जाता है। और जब स्कूल में जाता है, जो उसके शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, उनसे वो बहुत सारी उम्मीद लिए हुए होता है, जैसे अपने माता पिता से बिल्कुल वैसी। और ज्यादातर जैसे जो शिक्षक होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनका वो इमिटेशन, अनुकरण करता है कि जैसा वो काम करते हैं, जैसा वो पढ़ाते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा वो भी करता है। मगर कई बार देखने में यह आया है कि स्कूल का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा नहीं, मतलब ठीक तरीके से वहां पर जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते नहीं है, उनकी मतलब जो क्लासेस हैं, कक्षाएं ठीक तरीके से लगती नहीं है, बच्चे अधिकतर घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रशासन वहां का ठीक तरीके से उसको मतलब कंट्रोल कर हुए नहीं है, टीचर्स को वो ठीक तरीके से उनको चेक नहीं कर पाता कि वो पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। मतलब और भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो बच्चों पर प्रभाव डालते हैं। जैसे बच्चे नए थे, वो जाना उन्होंने शुरू करा, शुरू में तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, मगर उन्होंने देखा कि और सारे क्लासेस के बच्चे बाहर घूम रहे हैं, कैंटीन में है, उनके ऊपर भी बहुत असर पड़ने लगा कि वो क्लासेस कक्षाएं छोड़ने लगे और घूमना फिरना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि वहां का जो वातावरण था उनके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। तो कह रहे हैं ये भी एक कारण होता है कि बच्चों को अपराधी बनाने के लिए। ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि वो जब घूमते फिरते हैं तो एक दूसरे से झूठ बोलना शुरू कर देंगे और कुछ धूम्रपान करना भी शुरू कर देते हैं। कई बार उसी में से वो स्कूल में से भागना शुरू कर देंगे, स्कूल से भागेंगे तो वो और बहुत सारे काम करना शुरू कर देते हैं, चोरियां, नशा और बहुत सारी काम मतलब करने शुरू कर देते हैं। अब स्कूल को लेकर इसके हम कुछ पार्ट्स बताएंगे। स्कूल को उन्होंने कुछ भागों में बांट कर बतलाया है, इसके कुछ कारण हैं स्कूल में। इसमें स्कूल की हम बात करें तो इसमें इन्होंने बतलाया कि उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो सकती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं या जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसमें आप देख रहे हैं कि जो इसका जो कारण है वो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि हमें अल्लाह ने, गॉड ने, भगवान ने जो बनाया है सभी को, मानव को, मनुष्य को, उसमें उसने व्यक्तिगत विभिन्नताएं रखी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखे हैं।
मतलब हम अगर फिजिकल बात करें तो काफी कुछ मेल और फीमेल में तो हमें दिखाई पड़ जाता है सामने से, मगर हम अंदर उसकी बात करें आंतरिक उसकी, तो उसकी हम इंटेलिजेंस बुद्धि दे सकते हैं, उसका व्यवहार देख सकते हैं, एटीट्यूड एप्टीट्यूड और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, कई बार बच्चा जब स्कूल में पढ़ने के लिए आता है तो कुछ जो टीचर हैं वो उनको ठीक तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि उनकी जो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं, उनको वो समझ नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि बहुत तेज पढ़ने में हो सकते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्लो लर्नर हैं। अब हमें ये पता नहीं है कि बच्चे अलग अलग तरीके से, मतलब उनकी व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग है, तो उनको हम पढ़ाएंगे तो एडजस्ट हो ही नहीं पाएगा, वो ठीक तरीके से पढ़ ही नहीं पाएंगे। वो ठीक तरीके से जब पढ़ नहीं पाएंगे तो ना क्लास वो ठीक तरीके से कर पाएंगे, मतलब ना लेक्चर ले पाएंगे, और जो उनको होमवर्क दिया जाएगा ना वो ठीक तरीके से कर पाएंगे। इसमें कुछ ना कुछ उनके दिमाग में, उनके जो इमोशन है उनमें कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा, द्वंद्व बना रहेगा, मानसिक द्वंद्व हमेशा, और उसको वो पूरा करने के लिए वो अपराध कोई ना कोई कर बैठेंगे। तो आप देख लो कि चलो अभी हमने देखा कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं थी उस कारण भी बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं। अब इसका हम इसी का स्कूल का वो पहला पॉइंट था, या ये हम इसको लिख सकते हैं, इसका बी पॉइंट है पाठ सहगामी क्रियाओं की कमी। वी कर सकते हैं पाठ सहगामी क्रियाओं की कमी, पाठ सहगामी क्रियाओं कमी, लैक ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी। पाठ सहगामी क्रियाओं की कमी। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में जब बच्चा पढ़ने के लिए आता है उसको सिर्फ जो टीचर हैं उस उनका जो मेथड है, उनका जो तरीका है, उनकी जो आर्ट है उसमें वो कुछ कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एक ही जगह खड़े हो जाएंगे, कोई वो नोट्स ले जाएंगे, किताब ले जाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, किसी स्किल का प्रयोग नहीं करेंगे, बस उसी उस पर वो अपने खाली लेक्चर देते रहेंगे। उसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, वो मुंह बाधित होकर ऐसे बिल्कुल बैठ जाते हैं बच्चे कि जैसे कोई वो कहानी सुन रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता। कई बार तो बच्चों से टीचर पूछ लेता है तो डर के भी बता देते हैं कि बच्चों से पूछते हैं टीचर कि बच्चों समझ में आया, वो डर के भी बोल देते हैं कि हाँ सर मैम समझ में आया, मगर कई बार ऐसा होता है हमको कुछ समझ में ही नहीं आया। उसके पीछे कारण है हमारी पाठ सहगामी क्रियाएं हैं, इनको थोड़ा सा करिकुलर एक्टिविटी है इसके साथ उनको जोड़ दें तो उनको इंटरेस्ट आए। जैसे उनका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम बहुत सारी कोकुलर एक्टिविटीज करा सकते हैं, उसके माध्यम से बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। कहते नहीं खेल खेल में वो सीख जाएंगे, मतलब पढ़ाई भी हो जाएगी और कोकुलर एक्टिविटी भी हो जाएगी। इसके साथ साथ जो उनके अंदर टैलेंट था बच्चों के वो छुपा हुआ था, जैसे कि मान लो डांस है, उनको डांस आता था थोड़ा सा, और हमने वहां पर एक एक्टिविटी डांस वाली मतलब प्रतियोगिता करा दी या कोई ऐसा फंक्शन करा दिया हमने स्कूल में कि वो सब पढ़ाई से संबंधित था और वैसे ही उनके टैलेंट के लिए भी। तो यहाँ पर उसको हमने डांस कराया, थोड़ा सा आता था, थोड़ा हम लोगों ने उसको इम्प्रूव करा दिया। वो डांस में परफेक्ट हो सकता है, एक्टिंग में परफेक्ट हो सकता है, सिंगिंग में हो सकता है, अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, इसके अलावा अच्छा लेखक बन सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें वो इस माध्यम से मतलब कर सकता है। मगर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, कई बार क्या होता है कि स्कूल में कि बच्चों को आता है, उनके अंदर टैलेंट है, मगर उनसे ही क्रिया कराई नहीं जाती है, उससे भी उनका दिमाग कहीं ना कहीं भटकता है कि इधर उधर वो भटक जाते हैं, पढ़ाई में दिल लगता नहीं है, ठीक तरीके से टीचर उनको पढ़ाते नहीं है, और वो कई बार क्लासेस इसी कारण बस वो छोड़ देते हैं। कहते हैं क्लास में मजा ही नहीं आता, अच्छा ही लगता है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं सब बोर कर देते, खाली थोड़ी थोड़ी आकर पढ़ा देते, कोई एक्टिविटीज नहीं कराते। तो ये इसका भी होना बहुत जरूरी है। ये भी एक कारण है कि ऐसा अगर हम नहीं कर पाते हैं तो ये बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं, उसी श्रेणी में आ जाते हैं। अगला इसका सी है अगला इसका पॉइंट है सी, अध्यापकों का व्यवहार और शिक्षण विज्ञान।
अध्यापकों का व्यवहार और शिक्षण विधियां अध्यापकों व्यवहार और शिक्षण विधियां, बिहेवियर ऑफ टीचर एंड टीचिंग मेथड, बिहेवियर ऑफ टीचर एंड टीचिंग मेथड, टीचर ऑफ टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड्स, अध्यापकों का व्यवहार और शिक्षण विधियां या बिहेवियर ऑफ टीचिंग मेथड्स। देखो, बच्चा जब स्कूल में पढ़ने के लिए आया तो उसको पता नहीं था कि मेरे टीचर कैसे हैं, क्या उनके व्यवहार के बारे में जानता नहीं था। एक तो ये बात थी, बहुत उम्मीद से आया था। दूसरा, बच्चा उनकी मेथड तरीके के बारे में जानता कि उनका तरीका विधियां वो क्या है। अगर टीचर वहां पर बच्चों के साथ में व्यवहार, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, पार्शलिटी करते हैं कई बार, तो बच्चे बाल अपराध की श्रेणी में अपने आप पहुंच जाते हैं। वो दूसरे बच्चों को देखते हैं, मतलब कि कुछ टीचरों की आदत होती है धर्म को, जाति को लेकर, रंग रूप को लेकर, उनमें अभी भी वो ऐसा व्यवहार करते हैं। तो उनके अंदर ये लगता है कि अरे मेरे अंदर ये कमी है, और वो इस कारण गलत अपराध करना शुरू कर देंगे, मतलब क्लासेस छोड़ना शुरू कर देंगे, वहां पर घूमेंगे फिरेंगे और बहुत सारी चीजें। शिक्षण विधियां कि वो बस एक ही मेथड उठा लेते हैं, कोई शिक्षण विधि, उसी से पढ़ाना शुरू करते हैं। तो कुछ चेंज नहीं ला रहा अपनी टीचिंग में, तो इफेक्टिव कहां बनेगी। इतने सारे स्किल हैं कि आप अगर एक ही जगह खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं ला रहे हैं, अपनी जो मेथड्स हैं बहुत सारी, तो उसमें बच्चों को भी लगता है लगातार कि मैं बोर हो रहा हूं, और उसको कोई कहते नहीं है कि उसको कोई मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है। उसके बिहेवियर में भी वैसी, जैसी आपका बिहेवियर है वैसे उसका बिहेवियर होता जा रहा है। कई बार वो इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि वो अपनी पढ़ाई तक छोड़ देता है, पढ़ाई छोड़कर घर बैठ जाता है और वो गलत करने लगने लगता है। बाल अपराध, वो छोड़, ऐसे आसपास में जो कुछ बच्चे होते हैं बाल अपराधी, उन्हीं के साथ में घुल मिल जाता है और फिर बाल अपराधी वो भी उनके साथ में बन जाता है। कि उसके पीछे कारण था कि टीचरों का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था, अपने आप को वो कोसता ही रहता था, शायद मैं गलत हूं या टीचर ऐसे गलत है। तो कह रहे हैं ये भी एक कारण होता है कि टीचरों का अगर अच्छा व्यवहार नहीं है तो वहां भी जो उनकी टीचिंग होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, उन पर कोई इफेक्ट डालें, इस कारण बस भी बच्चे जो हैं बाल अपराधी बन जाते हैं। अगला है इसी का ये इसका सी पॉइंट था। अब हम इसका डी पॉइंट लिखेंगे। इसका डी पॉइंट है विद्यालयों की स्थिति, विद्यालयों की स्थिति, सिचुएशन ऑफ स्कूल, सिचुएशन ऑफ स्कूल्स। विद्यालयों की स्थिति मतलब विद्यालयों की स्थिति वो कैसी है। देखने में तो बहुत अच्छा है, बाहर से दिखता है, अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, उसका जो फर्नीचर है वैसी व्यवस्था अच्छी है, मगर और चीजों में उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। जैसे वहां की जो व्यवस्था है, प्रशासन, वो ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। जो उसकी बॉडी है, मतलब एजुकेशन की, वहां के जो उसको होल्ड लेकर हुए हैं, चाहे उसमें एचओडी हो या और भी हो सकते हैं उनके ऊपर, मतलब जो भी लोग हैं वहां पर, वो अगर समय समय पर उन टीचरों को, उनकी क्लासों को नहीं देख पा रहे हैं, तो ऐसा होता है कि कई बार टीचर खाली बैठ कर वहां पर टाइम काट रहे होते हैं, बच्चों से बातें कर रहे होते हैं और बच्चों को कुछ पढ़ाते नहीं। कई बार वो कुछ तैयारी नहीं करके आता है, टीचर गपशप मार देगा या उल्टा सीधा वहां पर पढ़ा के निकलता है। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे मतलब पढ़ने के लिए आते हैं, अच्छे घर से थे, उनके हो सकता है माता पिता अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, वो अपने बच्चों को समय समय पर जब चेक करते हैं तो बच्चे उस हिसाब से पढ़ नहीं पा रहे हैं जो पढ़ने के लिए उनको भेजा गया था, कुछ उनको पता ही नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इस कारण बस जो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चे गलत करना शुरू कर देते हैं,
भाई जब आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, आपका स्टेटस, आपकी स्थिति, सिचुएशन अच्छी नहीं है, विद्यालय की नाम के लिए तो बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है, मगर पढ़ाई उस हिसाब से नहीं हो पा रही है, वैसा मटेरियल नहीं मिल पा रहा, वैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जैसी मिलना चाहिए, जिस मेहनत से उनको पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि नाम के लिए तो है, मगर ठीक तरीके से उनको पढ़ाई नहीं हो पाती है, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डल पाती है। इस कारणवश बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं। अगला इसी का बदला है इन्होंने, मतलब स्कूल की जब ये चल रही है, स्कूल के वातावरण में परीक्षाएं या जिसको एग्जामिनेशन हम कहते हैं, देखो काफी समय से हम देख रहे हैं जो परीक्षाएं हैं, मतलब अब जो माहौल हमारे देश का बदला है 15-20 साल से, जो पहले 15-20 साल पहले था, जैसे कि शायद मुझे याद है 1999 में हमारे यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। उस वक्त इतनी शक्ति थी, अगर बच्चा किसी भी कारणवश कोई नकल, मतलब कोई थोड़ा सा हाथ पे लिखा हुआ कुछ पेज लिखा हुआ ले जाता था परीक्षाओं में, तो उसको उस वक्त जेल तक हो जाती थी। मगर जैसे धीरे धीरे मतलब हमारा सिस्टम बदला, मुख्यमंत्री बदले, अलग अलग पार्टी को अलग अलग सरकारें बनती रही, बहुत कुछ उसमें चेंजेस देखने को मिला। आज कह रहे हैं कि सभी बच्चे परीक्षाएं पास करना चाहते हैं, और पास करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे ठीक तरीके से उनको माहौल नहीं मिल पाया, स्कूल में पढ़ नहीं पाया, क्योंकि कई कारण थे, चाहे अध्यापकों को रहा, उनका पाठ्यक्रम का रहा, या और भी बहुत सारे स्कूल के कारण थे, व्यवहार का उनकी बात करें मेथड की, ठीक तरीके से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई, वो समझ ही नहीं पाए, मगर पढ़ना सब चाहते हैं। उस बीच में बाल अपराधी भी बन चुके हैं बच्चे। अब बाल अपराधी बन चुके हैं, अब उनको पास भी होना है। अब परीक्षाओं में जब बैठे तो उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं, मतलब कोई प्रिपरेशन नहीं करी हो, एग्जाम की जैसे बच्चे तैयारी करते हैं, तो उनको ऐसा माहौल नहीं मिल पाता है स्कूल में जैसा होता। इस कारण बस वो कई बार ऐसा कर बैठते हैं कि बच्चे अगर फेल हो जाते हैं तो उन टीचरों को, शिक्षकों को मारपीट भी शुरू कर देते हैं। इस श्रेणी में भी कह रहे हैं वो बाल अपराधी बन जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो परीक्षाओं में असफल होते हैं उस कारणवश भी वो बाल अपराधी बन जाते हैं, मतलब बाल अपराध करना शुरू कर देते हैं। अब इसी का हम अगला पॉइंट देखेंगे एफ में। यहां पर हम देखेंगे कठोर अनुशासन, मतलब स्कूल का जो अनुशासन है वो कठोर अनुशासन। कठोर या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हम कह सकते हैं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन या कठोर अनुशासन। कई बार ऐसा होता है कुछ स्कूल ऐसे हैं कि वहां पर अभी भी जो टीचर्स हैं वो ऐसे हैं कि वो पुरानी जो परंपरागत थी, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जो टीचर थे उनको टीचर ट्रेनिंग कभी दी नहीं गई थी, बीएड, एमएड या कोई ऐसा कोर्स कभी उन्होंने करा नहीं था जिससे वो टीचर बनते। जो उनकी पुरानी परंपरा थी, जो पुराने टीचर थे, जैसे उनको टीचरों ने पढ़ाया था उसी परंपरा से वो पढ़ाते आ रहे हैं। जैसे कि बच्चों को मान लो वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, अब हो सकता है जो बच्चे मान लो गवर्नमेंट स्कूल है, उस गवर्नमेंट स्कूल में वो उस गांव से आ रहे हैं जहां पर गांव में जो बच्चे आ रहे हैं वहां के लोग ना के बराबर इंग्लिश पढ़े हुए या बिल्कुल पढ़े हुए नहीं है। अब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स वहां पर आती है पढ़ने में, मतलब इंग्लिश को समझने में, बोलने में, बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में टीचर क्या करते हैं कि वहां पर उनको कठोर से कठोर दंड देते हैं, मतलब उनको पीटेंगे, मारेंगे या और भी डिसिप्लिन। अभी भी आपने सुना होगा पहले मतलब टीचर मतलब उनके पीठ पर कुछ वजन रख देते थे, मुर्गा बना देते थे, बहुत सारी चीजें थी। अभी भी ऐसा हम देखने के लिए हमें मिल जाता है। गांव में जो स्कूल खासकर होते हैं उन पर इतना कठोर अनुशासन होता है उन बच्चों पर कि वो कई बार जो बच्चे हैं मतलब उनका जो इमोशन है इतना कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि बार बार जो मुझे टीचर टॉर्चर करता है, जबकि टीचर को पता है कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है। 2-4 बच्चे ऐसे हो सकते हैं उनको इंग्लिश आती है, वो बोल लेते हैं, बाकी को नहीं आती है, मारते उसको ही मारते हैं। तो वो सोचता है कि अरे मैं तो बेकार हूं और मुझसे पढ़ाई होगी नहीं, तो उस बीच वो गलत कदम उठा लेगा, या तो पूरी तरीके से पढ़ाई छोड़ देगा या टीचर से लड़ मरेगा या कुछ और गलत कार्य शुरू कर देगा, नशा शुरू कर देगा, अपने आप में डिप्रेशन जैसी स्थिति बना लेगा, डर जाएगा बहुत ज्यादा। इस उसमें भी कह रहे हैं कठोर अनुशासन में बच्चा बाल अपराधी बन जाता है, उसकी श्रेणी में आ जाता है। इसके बाद है अधिक गृहकार्य, अधिक गृहकार्य एक्सेसिव
होमवर्क। कहना कई बार जो होता है कि जो टीचर्स होते हैं स्कूल के, वो कई बार क्या करते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए, कम पढ़ाने के लिए, कम मेहनत करनी पड़े, बच्चों को इतना गृह कार्य कर दे देते हैं। मतलब किसी को बुक उठाई और बुक से बोल दिया कि ये आप करके लेकर आएंगे। बच्चे कई बार इतने डिप्रेशन में, इतने दुखी हो जाते हैं, क्योंकि कई बार जो होता है, जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके माता पिता अनपढ़ होते हैं, वो घर जाके किससे पूछें, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही, वो ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, बर्डन इतना पड़ा हुआ है कि टीचर ने इतना कार्य दे रखा है, उनके समझ में नहीं आ रहा है। कई सब्जेक्ट हो सकते हैं, इंग्लिश है, मैथ है, संस्कृत है, या और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट विषय हैं, तो उनके ऊपर लगातार वो बर्डन पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं उनको मेंटल फटीग शुरू हो जाती है, दिमागी थकान भी शुरू हो जाती है, और फिर वो पूरी तरीके से, मतलब एक गुस्सा उनके अंदर वो पनपना शुरू हो जाता है कि ये टीचर तो इस तरीके से कई बार बोल देंगे घर वालों से कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, या स्कूल जाना कम कर देंगे, या स्कूल जाना तो कई बार उस जो शिक्षक पढ़ा रहा है टीचर, उसकी क्लास को छोड़ देंगे, इसकी क्लास ही लेना बिल्कुल पूरी तरीके छोड़ देंगे, इधर उधर घूमना शुरू कर देंगे। करें इस कारणवश भी वो बाल अपराध करना शुरू कर देते हैं। अब ये तो हमने इसके सेकंड पॉइंट में देखे था। इसका तीसरा पॉइंट है समाज का वातावरण। समाज का वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट, देखो समाज का वातावरण बच्चों को बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। कि मान लो बच्चा जिस कॉलोनी में रह रहा है, हो सकता है मान लो अभी आके वो शिफ्ट हुए, गांव के रहने वाले थे और वो शहर में आकर शिफ्ट हुए, हो सकता है शहर में कोई मोहल्ला ऐसा हो कि वहां पर जो बच्चे रह रहे हैं या उनके माता पिता हैं, वो ज्यादातर ऐसे हैं, छोटा मोटा जुआ, शराब या और गलत कुछ हरकत करने वाले हैं। तो जो बच्चे अच्छे घर से आए थे, उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्यों बच्चा। तीसरा हम देख रहे हैं इसका समाज का वातावरण या सोशल एनवायरनमेंट। कह रहे हैं जो बच्चा, उसका समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, समाज उसको एक्सेप्ट करता है तो बच्चा अच्छा बनता है, एक्सेप्ट नहीं करता, नकारता है तो वो बच्चा बाल अपराध की श्रेणी में आ जाता है। जैसे एक बच्चा मान लो शहर से आया, तो उसके मम्मी पापा पढ़े लिखे थे, वो ऐसी मान लो कि उसके पापा थे गवर्नमेंट कोई जॉब में थे, कोई ऑफिसर थे, और वो एक छोटे से कस्बे में जाकर नौकरी करना शुरू करते हैं गवर्नमेंट की। जिस कॉलोनी में वो रहते हैं वहां का ये हो सकता है कि पूरी कॉलोनी में काफी सारे परिवार के बच्चे ऐसे हों कि वो छोटा मोटा जुआ, नशा, शराब, बहुत सारी चीजें से कार्य करते हों, बाल अपराधी हों, उनकी वो श्रेणी में आ जाता है। तो धीरे धीरे उसके अंदर वो सारी चीजें आ जाएगी, वो भी नशा करने लगेगा, चोरी शराब, गुटखा खाना, मतलब झूठ बोलना, सारी चीजें वो सीख जाता है। और जी अगर अच्छे परिवार के बच्चे होते हैं, वो भी अच्छे परिवार का होता है, उनके अंदर वो आदत नहीं होती, वो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, तो वो भी बच्चा वैसे पढ़ता लिखता सब वो बन जाता है। कह रहे हैं समाज है वो बच्चे के ऊपर पूरा प्रभाव डालता है। ये तो उसका तीसरा था। अब हम मेन इसका तीसरा हेडिंग देखेंगे, शरीर रचना। शरीर रचना और शरीर रचना और शरीर विज्ञान। शरीर विज्ञान संबंधी कारण। इसमें हमारे भारतीय प्रोफेसर हुए प्रोफेसर उदय शंकर, इंग्लिश में हम इसको बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इसको बोलते हैं शरीर रचना को। इन्होंने बताया है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उदय शंकर ने कि उनकी शरीर की बनावट हमसे थोड़ी सी अलग दिखती है। जैसे कुछ बच्चे, उनके पीठ में कुबड़ हो सकता है, हाथ पैर से बेकार हो सकते हैं, उनका मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, नाक टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, एक आंख खराब हो सकती है, और भी बहुत सारे डिफेक्ट ऐसे हो सकते हैं। इस कारण बस जो बच्चा है उसको समाज, मान लो अगर उसको हैंडीकैप है, कुबड़ निकल हुआ है, समाज में वो खेलने कूदने के लिए बच्चों के साथ जाता है ना, वो उसको खिलाना पसंद नहीं करते हैं। जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है उस स्कूल के बच्चे भी उससे बचते हैं, तो वो अपने आप से घृणा करने लगता है बच्चा की मुझे कुदरत ने ऐसा बनाया कि मैं इस समाज में रहने के लायक नहीं हूं। इस कारण बस वो कह रहे हैं कि वो बाल अपराधी बन जाएगा, चोरी डकैती, चोरी, उसके बाद वो नशा करना, झूठ बोलना और बहुत सारे छोटे छोटे अपराध को करना शुरू हो जाता है। तो कह रहे हैं इस कारण बस भी वो
बाल अपराध की श्रेणी में आ जाता है। लास्ट और चौथा है इसका मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक उसको नहीं रहा है लास्ट है इसका मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण या साइकोलॉजिकल कॉजेस हम इसको कहेंगे। इसमें कह रहे हैं कि वे बच्चे आते हैं मनोवैज्ञानिक कारकों में कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मेंटल रिटार्ड होते हैं, मानसिक मंदता, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि उनके जो ग्लैंड्स हैं उनका जो विकास हुआ है वो उस लेवल से नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हुआ है या बहुत कम हुआ है। कुछ उनको मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, मेंटल डिजीज हो सकती हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि कुछ ज्यादा दिमाग वाले हैं, इंटेलिजेंस इनका आईक्यू लेवल ज्यादा है। ऐसे कारण से ही वो बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं, क्योंकि जो डिस्टर्ब होते हैं पूरी तरीके से, वो अपना दिमाग का संतुलन बना नहीं पाते हैं। उनके दिमाग में हमेशा जो उनके इमोशन है वो कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष करते हैं, उनको किस तरीके से बाहर निकालें। और कह रहे हैं इसी वजह से जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, वो समाज से एडजस्ट नहीं कर पाता। इस कारण बस भी कह रहे हैं कि इन्होंने मनोविज्ञान में बतलाया है कि वो बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं। आज हम यही इसको खत्म करते हैं, इसके आगे जो भी है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।